हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो ये है, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर द डिस्कशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड definition of electric field and electric field intensity. Today here we will discuss about the next topic, which is property of electric field lines, and after that we will discuss here today about the next topic after the property of electric field lines. Next topic is electric dipole, then electric dipole moment, and after that the electric field intensity due to an electric dipole in axial condition and equatorial condition. Means here we will calculate the electric field intensity due to electric dipole in axial line or in axial line and equatorial line. Clear student? And before this we will talk about here dipole field, which is similar to the electric field which is generated by the electric dipole, or you can say that the dipole field is that field which is around the dipole. So इन टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। क्लियर? इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी कहते हैं। क्लास 10th में आपने मैग्नेटिक फोर्स लाइन डिस्कस करी होंगी, अब यहाँ पे आप क्लास 12th में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को अब आपके पास यहाँ पे 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए उसके डायग्राम के बेस पे समझाते हैं। और ये टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। काफी स्टूडेंट्स यहाँ इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है, चलो हम कर लेंगे, 10th में पढ़ा है, लेकिन वहां जब फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में इसकी ही बिटवीन कोई प्रॉपर्टी आती है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क्स का या 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वहां पे 40-50% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक भी समझते हुए करें क्योंकि बोर्ड का पेपर को ज्यादा टफ नहीं आता है, बस आपके अंडरस्टैंडिंग बेस पे क्वेश्चन रहते हैं कि आप कितना समझते हुए काम को कर रहे हैं। क्लियर? सो यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, बीच में बैकग्राउंड जो साउंड रहेगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा और फोकस रहिएगा टॉपिक के साथ। क्लियर? और ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट फोकस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टी जब डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस कर्व। मींस you know that electric, what is the meaning of electric field lines? In short, you can say that electric field lines indicate the strength of electric field around a charge, because here when we talk about the electric field concept, it is totally based on the property of charge, you can say, because हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो यूनिट हमने पढ़ी है या हम यूनिट फर्स्ट यूनिट हम स्टडी कर रहे हैं, जितने भी टॉपिक यहाँ पे आपने स्टडी करे होंगे अभी तक, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम किसी चार्ज और चार्ज से रिलेटेड टॉपिक के ही अराउंड अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको सेट कर रहे हैं या उसको स्टडी कर रहे हैं। तो इस टॉपिक पे हम लोग चार्ज से ही रिलेटेड बातें करेंगे पूरी यूनिट पे। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट नेक्स्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो बिफोर दिस यू कैन सी हियर, सो फर्स्ट वन is the property of electric field lines. Electric field lines are discontinuous curve and do not form closed loops. मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम इसको आगे और एक्सप्लेन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मूव्स टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी। ठीक है? और जब आप इस कर्व को देखेंगे, अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइंस है ये कर्व के फॉर्म में भी रहती है, कभी आपको स्ट्रेट फॉर्म में भी दिखेगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल इसका जो प्रोपोगेशन है या जो इसकी ट्रेवलिंग है वो आपको पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर दिखेगी। और जैसे ही पॉजिटिव से इमर्ज हुई और नेगेटिव में आपके पास क्या हुआ, आपके पास नेगेटिव चार्ज की तरफ टेंड हो गई। ठीक है? मींस इट इमर्जेस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। तो यहां से जाके इसका खत्म हो गया, फिर यहां से दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी और फिर उसका भी प्रोसीजर सेम रहेगा। तो इसलिए ये जो कंटिन्यूटी है ये बनी नहीं, क्योंकि यहां से आपके पास प्लस से गई और माइनस में खत्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। एंड क्लोज लूप डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप।
आपने स्टडी किया होगा, अगर आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में जब आपने स्टडी किया होगा मैग्नेट वाली कंडीशन में क्लास 10th में, तो आपने देखा होगा कि जब हम मैग्नेट के बिहेवियर को डिस्कस करने के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टॉपिक को आपके पास टच करते हैं, तो उस केस में हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटीन्यूअस कर्व, तो उसका स्टेटमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटीन्यूअस कर्व। इट इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड एंटर in south pole of the magnet and inside the magnet. When we talk here about inside the magnet, because here we are taking bar magnet, so inside the magnet you can say inside the magnet the direction of magnetic field lines is from south to north, so that the behavior of this curve is closed and also the continuous. देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है ना, यहाँ साउथ से नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है आउटसाइड, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ जा रहा है। फिर ये बिहेवियर आपको देखिए, आपको कंटिन्यूअस कर्व भी दिखेगा और दूसरा इसके साथ क्लोज लूप भी फॉर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको देखिए ना कंटिन्यूअस कर्व दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इमर्ज यहाँ से हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास एंटर हो जा रहा है और पहली वाली लाइन हमारी क्लोज हो जा रही है। ये रिटर्न नहीं हो रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूअस कर्व भी नहीं है और आपके पास क्लोज लूप भी फॉर्म नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are discontinuous curve and do not form closed loop. And if you extend this statement, you can say that it emerges from positive charge. It emerges from positive charge and enter to the negative charge. Enter toward the negative charge. Toward the negative charge, or you can say that the direction of electric field lines is from positive to negative, or the direction of electric field lines from positive charge to negative charge. क्लियर स्टूडेंट? पहली प्रॉपर्टी का डिटेल ये। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। नोट करिए, तो जब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या होगा आपके पास, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंडीशन में वी विल डिस्कस हियर टेंजेंट ड्रॉन, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, या इसको इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस are curve in form of curve or straight line form, means it is a type path, you can say that electric field, path of electric field. So when we discuss here about the second property, we can say that under this consideration of electric field lines, we can easily find out the direction of electric field at any point on this curve. How we can find out the direction of electric field? So for that you will draw a tangent at any point on this curve or this line, or you can say that the electric field lines. When you will draw a curve on the path of electric field line, then you will observe the direction of electric field at that point. Suppose here I consider the point P and here I consider the point Q, and I want to draw a tangent on these 2 points, which is such that which I have drawn in front of you. So in these points you will see that the direction of electric field is different with respect to different point. So we can say in second statement or second property of electric field lines, tangent drawn at any point on electric field line curve represents the direction of electric field lines, which is denoted by here E, which is the direction of electric field, which I have written here E, direction of electric field at that point. तो समझ में आया? यहाँ पे आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं या जिसकी वजह से वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, आपके पास 2
electric field lines never intersect each other, never intersect each other. This is very important property for your board examination out of the all. So electric field lines never intersect each other because क्यों नहीं करेंगे इंटरसेक्ट? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटरसेक्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है। आप खुद सोचिएगा, इसके लिए पहले वाली जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे हम। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी ये गई, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिन करते हैं यहाँ से गई और आपके पास नेगेटिव चार्ज की तरफ बेंड हुई, ये कंडीशन। एंड सपोज दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर दीज टू लाइंस, सपोज दिस इज L2 and this is a L1. So if you calculate the direction of electric field for this point, see at point P here for this L2 line curve, we can assume that the electric field is E2 and next one for this L1 line the electric field is noted by E1. समझ में आ रहा है बच्चों? तो पहले वाला जो हमने लाइन लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व, उसके लिए हमने मान लिया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज किया उसकी डायरेक्शन E1 है और दूसरी की डायरेक्शन E2 है, और P पॉइंट पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद। अब जबकि E1 एंड E2 आर कंसीडरेशन, ये हमारा कंसीडरेशन था, बट ओवरऑल ये दोनों आपस में E के ही इक्वल है क्योंकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड है जो इस एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस कर रहा है। बात समझ में आई? तो उस वजह से क्या होगा कि ये E1 और E2 की दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही होगी या दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अब जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो एक पॉइंट पे किसी भी एक क्वांटिटी की दो डायरेक्शन होना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कैसे हो सकती है दो पॉसिबल? अगर दो पॉसिबल डायरेक्शन नहीं हो सकती, अगर आप किसी जंक्शन में हो, सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं समझाने के लिए इसको, अगर आप आपको किसी मैंने एक चौराहे पे जंक्शन पे खड़ा कर दिया और आपसे कहा कि आप 2 मिनट में नॉर्थ की डायरेक्शन में भी 10 मीटर जाके दिखाइए और उसी 2 मिनट में साउथ की डायरेक्शन भी 10 मीटर आपके पास 10 जो आपके पास मीटर है उसे दिखाइए। ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, साउथ है, ये आपके पास यहाँ पे ईस्ट आ जाएगी, ये वेस्ट आ जाएगी, ऐसे एजम्पशन कर लीजिए। तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा कि आपको एक ही टाइम पे आप दो अलग अलग लोकेशंस पे मूवमेंट दे सकते हैं। तो सेम कंडीशन को यहाँ भी एज्यूम करते हुए कि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपके पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बिकॉज फ्रॉम दिस सेकंड कंडीशन टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट on the electric field line represent the direction of electric field at that point. So in this point we observe from this statement, or you can say that if we ignore the statement here, then we can apply the second property. If we are ignoring this, then we will observe the condition, we get two direction of electric field at a single point, which is impossible for consideration. तो इसीलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट चलता है कि यहाँ पे एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं होगी। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी आपने क्लास 10 में पढ़ी होगी, मैग्नेटिक फील्ड में भी एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की नहीं होती है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व आल्सो नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज़ इफ दे इंटरसेक्ट, सेम कंडीशन आई विल राइट हियर, बिकॉज़ इफ दे intersect they represent two direction of electric field E at that point, means point of intersection, which is impossible. समझ में आया बेटा? तो यहाँ पे ये कंडीशन हम ऐसे फुलफिल करेंगे। पॉइंट इज क्लियर? सो आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने डिस्कस करी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे हमने ये भी डिस्कस किया। नाउ सी नियर द चार्जेस, व्हेन वी टॉक अबाउट नियर द चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब यहाँ से इमर्जेस होगी, आई विल ड्रॉ दिस हियर, near the charges electric field lines are very close to each other, so they form crowded region. When they form crowded region, it means that the strength of electric field near the charges
is very large, or you can say that strong, whereas away from the charges or far away from the charges, the electric field lines are very far away from each other, so that they form, you can draw this diagram like this. So see, when we talk about the electric field lines near the charges, you can see this point and this point, then you will observe that the electric field lines are very close to each other, so they form crowded region, and under this crowded region the electric field strength is very large here and here. But when we talk about the point which is farther away from these two charges, suppose here, here or here, you will observe that the electric field lines are separated to each other at sufficient distance, so that the electric field strength at the point which is further away from the charges, or you can say that the point charges, is weaker than this previous case. So here you can write this statement in this way. See, we can say next property, which is fourth property. So near the charges, electric field lines are very close to each other, but intersect नहीं करेंगी, very close हो जाएंगी each other, क्योंकि वो पुरानी property थी. If they intersect, they represent two direction at the point of intersection, which is impossible. So यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मेरे डायग्राम में कहीं इंटरसेक्ट करती हुई दिख भी रही हैं, तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाय प्रॉपर्टी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ सेकंड. सो नियर द चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर and from crowded region and the strength of electric field is larger, whereas at the point which is far away from these charges, electric field lines separated at sufficient or large distance, you can say that larger distance. So the electric field is weaker at these or at that point, or at these point, on these point. Clear student? So यहाँ पे हम ऐसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे this property. Clear? Next one is that after this is our fourth property. And next one, when we talk about the electric field lines for the same charge and for the opposite charge, so we can say that listen student, if we have two charges which are opposite in nature, so for the opposite charge the electric field lines contract. देखो यहाँ पे contract हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और फिर से contract होके नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, यहाँ से इमर्ज होके contract होके नेगेटिव चार्ज की तरफ. So when we discuss about the electric field lines for the two charges which are opposite in nature, so the electric field lines curve contract longitudinally on account of, you can say that on account of two charges which are opposite to each other, or you can say that on account of unlike charges. The electric field lines are contract longitudinally, but when we talk about two charges of same kind, positive positive or negative negative, the electric field lines are, you can say that, exert laterally on account of like charges. तो यहाँ पे कुछ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है आपके पास सेम चार्जेस में, वो कुछ ऐसे आपको दिखाई देगी. क्लियर स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कर्व कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा इस कंडीशन में, जब आपके पास दो चार्जेस क्या होंगे,
सेम टाइप की होंगी। तो ये आपके पास कंडीशन है। और जब आपके पास दो चार्जेस सेम टाइप के होंगे, आपको पता है उनके बिटवीन जो लगने वाला फोर्स है, लगने वाला जो फोर्स है रिपल्शन फोर्स होगा। So under this force of repulsion, the diagram of electric field lines is like that. And यहाँ पे आपको पता है जो फोर्स है इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्ज. सो दे कॉन्ट्रैक्ट longitudinally and they are in form of neutral. Clear student? So I will write this point in statement form also here. See, next property you can say that for the, you can say that for the study of electric field lines, of unlike charges, they contract longitudinally on account of force of attraction between two unlike charges. Clear student? So on the other hand, when we talk about same type of charges, on the other hand they exert laterally when, or you can say that laterally on account of the force of attraction, on account of the force of repulsion here, because when here we are talking about two same type of charges, on account of the force of repulsion between two like charges. So you can see the diagram which I have drawn in downside. So this one is the fifth property of electric field lines. So after that we talk about the next property of electric field lines, which is electric field lines curve are always normal to the direction of electric field. Clear? So this one is the sixth property. So here see, electric field lines are always normal to the direction of, or you can say that normal to the surface, or plane. Clear? So electric field lines are always normal to the surface or plane. It means that कि electric field lines जो होंगी, electric field lines की अगर हम definition के बारे में भी अगर हम थोड़ा deep study करें, तो electric field lines are those line which passes through the given surface normal to it. Means electric field line किसी given surface या given cross sectional area के जो perpendicular line passes होती हैं, उसको हम यहाँ पे discuss करते हैं या उसको हम बोलते हैं. और इस केस को आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स से भी समझ सकते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, when we talk about the electric flux, in upcoming video we will discuss here about the electric flux topic. Under this topic you can also explain, you can also see here how this statement will true under the consideration of electric flux. When we write there d phi for any surface area dA, elementary surface area, this is EDS cos theta, then you will you can say that, then you will see that the cos theta is the angle between the area vector, means that between the normal
टू द सरफेस एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व। तो ये चीज आपके पास जो थीटा एंगल होगा ना, ये नॉर्मल किसी, मान लीजिए हमारे पास कोई एक सरफेस है, इमेजिन करते हैं सरफेस है हमारे पास और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन्होंने कहा कि स्टेटमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस in which it falls or in which it passes, clear? So here we can see that अगर यहाँ पे आप डिस्कस करना चाहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लेते हैं ये है। अब आप खुद देखिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो पॉइंट है इसका कुछ एरिया ए होगा, इस एरिया के ही अंदर अगर हम इस पॉइंट पे किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिस्कस करें तो उसका एरिया वेक्टर अभी आने वाले तो गॉस थ्योरम से पहले स्टडी करेंगे तो एरिया वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो डीए होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे उस समय ई और डीए के जो बीच का एंगल होगा थीटा, वो रोल प्ले करेगा आपके पास। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये थीटा एंगल, और हम क्या करेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल होगा, तो हम इस कंडीशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड के उसी कंपोनेंट को लेंगे जो इस फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और इस फील्ड के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, इट मींस दैट अलोंग टू द डायरेक्शन ऑफ DA व्हिच इज E cos थीटा, जो वी डिस्कस लेटर ऑन। तो यहाँ पे हम E cos थीटा की वजह से हम E cos थीटा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ गया। अगर इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख दें E cos थीटा ऑफ DA, तो बात समझ में आई स्टूडेंट? और इसको अगर प्रॉपर लिखें तो E डॉट DA, अगर हम डॉट प्रोडक्ट के सेंस में लिखें तो आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं तो उस केस में हम लोग डिस्कस करते हैं उस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड के जो आपके पास नॉर्मल होती है गिवन सरफेस के। अगर वो सरफेस के नॉर्मल होगा तो इसका मतलब जो उस सरफेस पे एरिया वेक्टर होगा DA, उसके क्या होगा, वो पैरेलल हो जाएगा। और जब उसके पैरेलल हो जाएगा तो ये थीटा एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा एंगल बिटवीन किसके है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के। और थीटा 0 हो जाएगा तो आपके पास d phi E जो है वो आपके पास E into DA आ जाएगा। Point is clear because cos 0 is equals to 1. So here electric field lines are always normal to the given surface और इसका कोई भी contribution नहीं होता है इसके parallel component पे, which is parallel to the direction of electric field. So here suppose this one is the direction, अगर हम इसको इसकी E cos theta component ये है, E sin theta component ये है, यहाँ पे जो E cos theta component है वो आपके पास इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, ध्यान रखिएगा। और E sin थीटा कंपोनेंट अगर ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, सपोज आप मान लीजिए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये इसके दो कंपोनेंट हम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये दो कंपोनेंट एक हमारे पास E cos थीटा है, क्यों इसको E cos थीटा माना, बिकॉज इसी की डायरेक्शन में आपके पास क्या है, बाहर की तरफ आपका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के साथ अगर ये थीटा एंगल भी बैंड हो रखा है, ठीक है, अगर हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका जो कंपोनेंट आएगा इस थीटा एंगल पर, अगर एरिया वेक्टर ये है और ये थीटा एंगल बैंड हो रखा है, तो इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट होगा, यानी अब ये बन गया, ये है E cos थीटा, और ये जो आपके पास E sin थीटा, आप खुद देखिए ये प्लेन के क्या है आपके पास, पैरेलल। क्लियर, अगर प्लेन के पैरेलल है तो ये नॉर्मल के क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। और अगर ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर आ गया तो उस केस में आप इसका बनने वाला एंगल जो थीटा है वो क्या हो जाएगा 90, और cos 90 आपके पास क्या हो जाएगा 0। समझ में आया? तो इसीलिए हम यहाँ पे इस कंडीशन में इसको स्टडी नहीं करते, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन। क्लियर? आफ्टर दिस वी टॉक अबाउट हियर we will talk about our next topics in our next video. So for that in this video I have taken this topic only for this concept, or you can say that मैंने यहाँ सिर्फ ये टॉपिक इसीलिए लिया है कि आपको ये छोटा टॉपिक है और ढंग से समझने पे आ जाए समझ में। So after that in my next videos I will discuss here about the topics electric dipole and these all. So one by one I will explain the topic in front of you. So for that remain in my video. आप मेरे वीडियो में बने रहें और नेक्स्ट वीडियो देखें. So thanks for watching this video student. Have a nice day.